और यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज का जो हमारा मॉडल पेपर 4th होगा, ऑलरेडी हम मॉडल पेपर 3 डिस्कस कर चुके हैं एम्स टॉरसेट के। सेकंड थिंग कि प्रीवियस पेपर भी साथ में आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक भी अपलोड किए जा रहे हैं। अभी रिसेंट में हमने गायनेकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 2 से 3 वीडियोस अपलोड किए थे। मॉडल पेपर सेपरेट चल रहे हैं, तो आप जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उनको कंटिन्यू देखिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जिनका यूपी एनएचएम और एमपी व्यापम के लिए पेपर है उनके लिए कंटेंट क्यों प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो नॉर्सेट लेवल का है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके लिए यहाँ पर जो सिंपल सा क्वेश्चन है हो सकता है नॉर्सेट में आ जाए, जो टफ है वो हो सकता है आपके एनएचएम एग्जाम में आ जाए। तो कुछ भी कहना ये रहेगा कि पेपर आपका आएगा तो स्टेट लेवल के पेपर थोड़े से डिफरेंट आते हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रल के। और बीएसएफ स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो एक ही पेपर बीएसएफ का 2015 का अवेलेबल है, तो वो भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एंड तक ज़रूर बने रहें। तो हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे 51 to 100 तक के जो एमसीक्यूज हैं, सभी एमसीक्यूज आपको विथ रेशनल एक्सप्लेन किए जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को, जिन भी लोगों को पेपर परचेस करना है, ऑफिशियल पेपर स्पेशली एम्स के जो ऑफिशियल पेपर हैं मैंने नहीं बनाए हैं, ऑफिशियल आंसर किए हैं, वो पूरी अवेलेबल हो जाएंगी आपको। मोर देन 23 पेपर रहेंगे, तो आप उनको परचेस कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, या फिर आप उन सभी पीडीएफ्स के लिए इंस्टा मोजो से जाके परचेस कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको सुटेबल रहे। चलिए यहाँ पर हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 50 एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें आपके एटलीस्ट 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज तक सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, अ लोकलाइज्ड एडिमा और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑन द फीटल स्कैल्प दैट डेवलप्स ड्यूरिंग द लेबर इज नोन एज। तो फीटल का जो स्कैल्प है उस पर क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड एडिमा हो सकता है, या फिर फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेबर प्रोसेस के टाइम पर यदि लेबर प्रोसेस हार्ड रही है तो उस टाइम पर, या फिर लॉन्ग टर्म तक लेबर पेन रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, लोकलाइज्ड एडिमा हो सकता है फीटल स्कैल्प पे, या फिर फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया गया है? ऑप्शन में सेफेलोहेमेटोमा, क्राउनिंग, मोल्डिंग, या फिर कैपेट सक्सीडेनम। तो यहाँ पर क्राउनिंग और मोल्डिंग ये दोनों नहीं होंगे। अब बात आती है सेफेलोहेमेटोमा और कैपेट सक्सीडेनम की, तो दो में से आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे कहा है लोकलाइज्ड एडिमा भी हो रहा है, फ्लूइड का कलेक्शन भी हो रहा है। किसमें हुआ है? लेबर के कारण हुआ है ये। कहाँ पर? फीटल स्कैल्प में। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? कैपेट सक्सीडेनम। यहाँ पर 2 इमेज दी हुई हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। कैपेट सक्सीडेनम में क्या होगा कि फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन होगा। कहाँ पर? फीटल स्कैल्प में। बट जो सेफेलोहेमेटोमा की कंडीशन होगी, इसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन अ बेबीज स्कैल्प एंड द स्कल। यहाँ पर ये देखिए, जो कैपेट सक्सीडेनम की सिचुएशन है, इसमें क्या हुआ, फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, फिर लोकलाइज्ड एडिमा हो गया। कहाँ पर? फीटल का जो स्कैल्प है वहाँ पर। बट जो सेफेलोहेमेटोमा होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड का कलेक्शन होगा। कहाँ पर? बेबी के स्कैल्प एंड स्कल के बीच में। जो स्कैल्प है और स्कल है, स्कल बोन यहाँ पे दिख रही है, स्कैल्प और स्कल के बीच में यहाँ पर इस एरिया में जब ब्लड का कलेक्शन होगा तो ये सिचुएशन कहलाएगी सेफेलोहेमेटोमा। और जो फ्लूइड और का कलेक्शन हुआ है कहाँ पर? बेबी के स्कैल्प में ओनली, सॉरी फीटल स्कैल्प में, तो क्या है, कैपेट सक्सीडेनम। आई होप आपके लिए दोनों इमेज क्लियर हो गई हो। तो कैपेट सक्सीडेनम में क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन होगा, और जो सेफेलोहेमेटोमा होगा इसमें ब्लड का कलेक्शन होगा। कहाँ पर? स्कल बोन और स्कैल्प के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर, आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इज इन आईसीयू इज। तो आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, एक नर्स पेशेंट के बीच में कितना रेशियो रहेगा, मतलब कि आईसीयू में कितनी पेशेंट के लिए कितनी नर्स अवेलेबल होंगी। ऑप्शन में 2/1, 1/3, 1/1, या फिर 1/2। तो जो यहाँ पर आईसीयू में नर्स पेशेंट का जो आइडियल रेशियो होगा वो क्या होगा, 1/1, 1 पेशेंट के लिए 1 नर्स। नेक्स्ट इज
टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड ऑल ऑफ द कंडीशन एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन हर एक नर्सिंग के एग्जाम में आता है। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में टेरेट्रो का मतलब होता है 4, तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 कंडीशन एक साथ डेवलप होती हैं। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में जो कंपोनेंट है इसके कितने हैं? 4। टेट्रा का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या फिर ओवर राइडिंग ऑफ द आओर्टा। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा? वो होगा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट का पार्ट नहीं है। बूट शेप्ड हार्ट भी इसी सिचुएशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट के पहले हम फैलेट की बात करें कितने कंपोनेंट होते हैं? तो टोटल 4। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, मिसप्लेस्ड आओर्टा और ओवरराइडिंग ऑफ आओर्टा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये क्या है? 4 क्या है? कंजेनाइटल डिफेक्ट हैं। इसमें क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड रीचिंग टू द बॉडी। इनका मेन एक जो 2 टाइप के कंजेनाइटल डिफेक्ट पढ़े हैं हमने, साइनोटिक और असाइनोटिक। तो यहाँ पर जो कंजेनाइटल डिफेक्ट है हार्ट का टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, इसमें 4 कंडीशन इंक्लूड होंगी। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ द आउटर एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पर जो बूट शेप्ड हार्ट भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि बूट शेप्ड हार्ट है जो किस सिचुएशन में देखने को मिलेगा? तो जनरली पल्मोनरी वेस्कुलेचर के कारण देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो डिफेक्ट होता है इसी डिफेक्ट में ये जो बूट शेप्ड हार्ट है इसी डिफेक्ट में कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको सेपरेट बताया जाएगा। आई होप आपको टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट समझ में आ गया हो कि इसमें 4 सिचुएशन होती हैं और वो 4 सिचुएशन में जनरली हमेशा क्वेश्चन नहीं आता है कि 4 इंक्लूड है, कोई एक नहीं है। नेक्स्ट इज द क्राइसिस दैट इज प्रेसिपिटेटेड बाय एन अनएंटिसिपेटेड स्ट्रेसफुल इवेंट that creates disequilibrium by threatening of biological, social और psychological integrity is called। तो ऐसी क्राइसिस जो क्या हो? पहले से प्रेसिपिटेट हो, आपके लिए पता हो, बट आपके लिए एक स्ट्रेसफुल इवेंट बन जाए, वो आपके जितनी भी चीज़ों में आप तालमेल बिठा के रखते हैं उनमें भी वो क्या करे? बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी तक के लिए क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है। तो किस टाइप की क्राइसिस होगी? ऑप्शन में सिचुएशनल, मैच्योरेशनल, सोशल या फिर एडवेंचरस क्राइसिस। तो इस टाइप की क्राइसिस कहलाएगी सिचुएशनल क्राइसिस, जिसमें क्या हुआ है कि अचानक से सडनली आपने इस चीज़ को पहले से आप इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं थे, तो क्या होगी? सिचुएशनल क्राइसिस हो जाएगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फीचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा है वही है यहाँ पर। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का फीचर कौन सा नहीं है? ऑप्शन में फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रुप एक्टिविटी, बिल्डिंग रिलेशनशिप या फिर स्टाफ अप्रेजल। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होगा? स्टाफ अप्रेजल है जो इसका फीचर नहीं होगा, बल्कि कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी में होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए, बट स्टाफ को अप्रेजल नहीं दिया जाता कभी भी कलेक्टिव बार्गेनिंग में। हाँ, वहाँ पर उसको निगोशिएट ज़रूर किया जाएगा, बट अप्रेजल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट नर्सिंग इफ द स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट बिकम्स कंटामिनेटेड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। तो यदि किसी सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पर जो इंस्ट्रूमेंट, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करने वाले हैं, वो क्या होगा? कंटामिनेटेड हो गए, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन में रिप्लेस विथ एन एडिशनल स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर, डिस्कसिंग विथ वार्ड इंचार्ज नर्स, टर्मिनेशन द प्रोसीजर या फिर कंटिन्यूइंग विद द प्रोसीजर। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या करेंगे? यदि आपके पास जो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी रीजन से कंटामिनेट हो जाते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पर सर्जरी चल रही है उस टाइम पर जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है स्टेराइल ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, बट किसी भी रीजन से कंटामिनेट हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि ना तो आप तुरंत जो सर्जरी चल रही है उसको स्टॉप कर देंगे, कि जो प्रोसीजर हो रहा है उसमें वही अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर देंगे, तो इससे और ज़्यादा पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए। तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे कि जो एडिशनल स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं ट्रे में,
उससे उनको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और प्रोसीजर को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट, रिप्लेस विथ एन एडिशनल स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर। क्योंकि आपके पास यदि स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कंटामिनेट हो गया, तो ना तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं उस सर्जरी में, ना सर्जरी को स्टॉप कर सकते हैं। बट आपके पास जो एडिशनल स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट होंगे आप उनको यूज़ करके सर्जरी को कंटिन्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज एन एल्डरली इन क्रिटिकल केयर यूनिट रिपोर्ट्स हैविंग डिस्फेजिया, which intervention can help decrease the risk of aspiration during the feeding। डिस्फेजिया का मतलब होगा swallowing difficulty। तो डिस्फेजिया में क्या होगा आपके लिए, यहाँ पर डिस्फेजिया का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेफिशिएंसी इन जनरेशन ऑफ स्पीच, स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है आपको उस टाइम पे। डिस्फेजिया में डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग होगा। तो यहाँ पर यदि कोई पर्सन एल्डर क्रिटिकल केयर में उसको डिस्फेजिया की सिचुएशन होती है, तो आप खाने के टाइम पर उस पर्सन को क्या एस्पिरेशन ना हो पाए, एस्पिरेशन की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, कम करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन में प्रोवाइड ओनली लिक्विड फीड्स, प्लेस द फूड इन स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ द माउथ, फीड द पेशेंट इन अपराइट पोजिशन स्लोली एंड अलाउ हिम और हर टू च्यू, अलाउ पेशेंट टू लाई डाउन सून आफ्टर इनटेक ऑफ फूड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना होगा। तो यहाँ पर डिस्फेजिया ही होगा, DYSPHAGIA, नॉट डिस्फेजिया। यहाँ पर क्या है, डिस्फेजिया है। डिस्फेजिया का मतलब होता है कि स्पीच बोलने में प्रॉब्लम होना, स्पीच प्रॉब्लम। बस डिस्फेजिया का मतलब है डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो यहाँ पर डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग का पेशेंट है, एस्पिरेशन से बचाना है हमें उसको फीडिंग के टाइम पर। तो क्या करेंगे हम, फीड द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन स्लोली एंड अलाउ हिम हर टू च्यू। डिस्फेजिया में क्या होगा, आपको स्वॉलिंग डिफिकल्टी होगी, चबाने में प्रॉब्लम होगी। ना तो आप उसको ये कहेंगे कि ये खाना खा के लेट जाओ, ताकि और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे एस्पिरेशन के, रिगर्जिटेशन के चांसेस होंगे। ना ही लिक्विड फूड बस दे सकते हैं हम उसको, ना ही स्ट्रॉन्ग साइड में खाना दे सकते हैं। आप क्या करेंगे, पेशेंट से कहेंगे कि आप अपराइट पोजीशन में बैठ के आराम से धीरे धीरे अपना खाना खाइए और उसको चबा चबा के खाइए, जिससे एस्पिरेशन के क्या हो जाए, चांसेस कम हो जाए, एस्पिरेट ना कर पाए वो पर्सन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू लीडरशिप। लीडरशिप को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन में है अ डिसीजन इज मेड देन चूज अ प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, देयर इज सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, leaders always do things right and can't do the right thing, suggestion box are considered for a downward communication। ट्रू लीडरशिप स्टाइल को लेके सही पॉइंट क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, देयर इज सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप को लेके सही पॉइंट क्या होगा कि लीडरशिप हमेशा ऑटोक्रेटिक स्टाइल में होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि लीडरशिप किस टाइप की सही होती है, और इसमें क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को अपनाया जाएगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के डिसीजन को यहाँ पे मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट टू कीप अ प्रॉमिस इज नोन एज। तो जो एक एग्रीमेंट कभी कभी साइन किया जाता है, तो एक तरीके का प्रॉमिस है, इसमें प्रॉमिस किया जाता है उस एग्रीमेंट पे। तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन है जस्टिस, फिडेलिटी, बेनिफिशियंस या फिर ऑटोनॉमी। तो ये क्या कहलाएगा, फिडेलिटी। यदि आप किसी भी चीज़ को लेके कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे और ये आपका प्रॉमिस है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, फिडेलिटी। नेक्स्ट इज द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड बाय द मोटार न्यूरॉन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है मोटार न्यूरॉन से क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास में। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, ऑप्शन में नॉर एड्रेनालिन, एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन या फिर एड्रेनालिन। तो ये है एसिटाइल कोलिन, इसको ACH के नाम से भी जाना जाता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर सीधा क्या है, रिलीज किया जाता है कहाँ से, मोटार न्यूरॉन से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो क्या है, एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट नर्सिंग ऑडिट इज यूज्ड टू। तो नर्सिंग ऑडिट है किसके लिए यूज किए जाते हैं, ऑप्शन में प्लान फॉर नर्सिंग स्टाफ, असेस मनी ट्रांजेक्शन फॉर नर्सिंग केयर, असेस कॉस्ट इफेक्टिव केयर, असेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। तो आपने अलग अलग
हॉस्पिटल में, नर्सिंग कॉलेज में ऑडिटिंग प्रोसेस को जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर जो ऑडिटिंग की जाती है वो किसके लिए की जाती है, नर्सिंग ऑडिट किसके लिए किया जाता है कि नर्सिंग केयर की क्वालिटी को है जो असिस्ट किया जा सके, चेक किया जा सके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्यूलर 4A इज। ब्यूलर के जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम है तो 4A में से कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शन में ऑटिस्टिक थिंकिंग, ओव्यूलेशन, एम्बिवेलेंस, एसोसिएटिव लूजनिंग। तो ब्यूलर के अकॉर्डिंग जो 4A जो साइन दिए गए हैं सिजोफ्रेनिया के जो नहीं है तो वो क्या है, ओव्यूलेशन, और जो है उसमें क्या क्या होगा, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग, एसोसिएटिव लूजनेस या फिर एम्बिवेलेंस। तो 4A है जो ब्यूलर के अकॉर्डिंग वो है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिज्म जिसको कहेंगे, एसोसिएटिव लूजनेस या फिर एम्बिवेलेंस। तो 4 क्या हैं, ब्यूलर के साइन है जो कि सिजोफ्रेनिया के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट इज व्हेन MAOI आर प्रिस्क्राइब्ड द क्लाइंट शुड बी कॉशन्ड अगेंस्ट। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो मेडिसिन है दी जाती है यदि किसी क्लाइंट को, तो किस चीज से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में यूज ऑफ मेडिकेशन विथ एन एलेक्जरवेस, इंजेस्टिंग वाइन एंड एज्ड चीज, engaging in active physical activities, prolonged exposure to the sun। किस चीज के लिए आपको कहा जाएगा कि आप इसके लिए ना लें। जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जनरली क्या है, क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट इज यूज्ड टू ट्रीट द डिप्रेशन, डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है MAOIs। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, जब भी कोई भी इस तरीके की मेडिसिन ली जाती है तो कहा जाता है कि आप क्या करें, ना तो वाइन लें, ना ही एज्ड चीज़ लें, ना ही अल्कोहल लें। ये उस ड्रग के जो इफ़ेक्ट है उसको और ज़्यादा क्या करेगी, और ही ज़्यादा उस ड्रग के इफ़ेक्ट को ख़राब करेगी। तो इसीलिए मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो भी क्लाइंट लेते हैं उनको प्रिस्क्राइब क्या किस चीज़ से दूर रहने के लिए कहा जाता है, कहा जाता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा बहुत इंगेज रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें, बट आपको क्या नहीं करना है, आपको वाइन और शराब इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। नेक्स्ट इज विच इज़ द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो मदर के ब्लड में कौन सा बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्ट होगा जिससे पता चलेगा कि बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन डेवलप हो रही है। ऑप्शन में अल्फा फीटोप्रोटीन, अमीनो एसिड, एल्कलाइन फॉस्फेट या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। जो बायोकेमिकल मार्कर है डिटेक्ट होगा मदर के ब्लड सीरम में कि पता चलता है इससे बेबी को NTD की सिचुएशन है। और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो फॉलिक एसिड से। तो यहाँ पर ऑप्शन में अल्फा फीटोप्रोटीन, अमीनो एसिड, एल्कलाइन फॉस्फेट या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो सभी को पता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कौन सा बायोकेमिकल मार्कर डेवलप होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन। क्या होगा यहाँ पर, अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन डिटेक्ट होता है यदि मदर के ब्लड में, तब क्या है यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन बेबी के लिए डेवलप हो रही है। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसी का ऑकुल्टा, जो स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा, इसमें टफ्ट हेयर देखने को मिलते हैं। वो इमेज आप अपने दिमाग में बिठा के रहें, एग्जाम में कई बार आती है, टफ्ट हेयर आर सीन इन विच डिसीज, तो स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा में। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम प्रेगनेंसी में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बेबी को होने से रोक सकते हैं। कंसीव करने से के टाइम से ही क्या दिया जाने लगता है, फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाना स्टार्ट कर दी जाती है, जिससे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट इज। तो ब्लड या फिर ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट को यदि हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो क्या होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपोकैलेमिया, जॉइंटिस या फिर विटामिन C। जो कॉम्प्लिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर डेवलप होने के चांसेस होंगे, जिसको हम ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी कहते हैं, तो वो क्या होगा, हेपेटाइटिस C। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर D, हेपेटाइटिस C। नेक्स्ट इन नॉर्मल ECG रिकॉर्डेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड सेकेंड T वेव रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर जो सेकेंड लीड होती है T वेव जो रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पर T वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी। ऑप्शन में वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन,
आर्टरिकुलर डीपोलराइजेशन, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन या फिर आर्टेरियल रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड है सेकंड, तो उसमें टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट इज लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द लंग एल्वियोलाई कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो जो लंग्स की एल्वियोलाई है किस टाइप की एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होंगी। ऑप्शन में ट्रांजिशनल, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल या फिर एट्रियल रीपोलराइजेशन। तो जो लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम है लंग्स में किससे मिलकर बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से, सॉरी सेल से। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट वुड इंक्लूड द फॉलोइंग। तो प्री ऑपरेटिव बिफोर सर्जरी पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो वो सभी किसी एक को छोड़कर ऑप्शन में है रीअश्योरिंग द क्लाइंट, कंटिन्यूइंग एंटीकोआगुलेंट्स, डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, लोअर लिम्ब एक्सरसाइज। तो प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन सभी किसी एक को छोड़कर, तो क्या कंटिन्यू द एंटीकोआगुलेंट्स, सर्जरी के पहले क्या है एंटीकोआगुलेंट नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी। ऑप्शन में एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल या फिर एल्डोस्टेरॉन। तो जोना ग्लोमेरुलोसा हार्मोन सीक्रेट करेगी वो क्या है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट इज a mother asked her 2-year child, do you want to eat now? The child respond no. Which of the following behavior characteristic does the child elect? तो 2 साल का बच्चा है, उसकी माँ उससे पूछती है कि खाना डू यू वांट टू ईट नाउ, बट बच्चा कहे रिफ्यूज़ करेगा कि नहीं। तो किस टाइप का बिहेवियरल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है बच्चे में। ऑप्शन है ईगोसेंट्रिज्म, रिचुअलिज्म, निगेटिविज्म या फिर ईगोमैनिया। तो सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है क्या, नेगेटिविज्म। बच्चा क्या कर रहा है, तुरंत रिफ्यूज़ कर रहा है, कह रहा है कि उसको अभी नहीं खाना है। किस टाइप का बिहेवियरल कैरेक्टर है किसमें, चाइल्ड इलेक्शन में, तो यह है नेगेटिविज्म। नेक्स्ट इज द नर्सिंग डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल कॉल्स फॉर अ न्यू मीटिंग टू द वार्ड सुपरवाइजर टू डिस्कस अबाउट करंट इशूज रिलेटिंग टू पेशेंट केयर। दिस वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एक नर्सिंग डायरेक्टर है, हॉस्पिटल के लिए बुलाया है उसने रिव्यू करने के लिए, वार्ड की और सुपरवाइजर सभी जगह का रिव्यू करना है उसको, पेशेंट केयर को रिव्यूज़ करना है। दिस वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ ग्रुप, मतलब कि हायर फैसिलिटी से लोअर फैसिलिटी में यदि वही चीज़ें आती हैं तो किस में आएंगी। ऑप्शन में स्मॉल ग्रुप, पब्लिक इंफॉर्मेशन, इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल। तो ये जो यहाँ पर आया है कि आपके लिए एक डायरेक्टर है हॉस्पिटल का, उसने मीटिंग रिव्यू की और बताया कि हमें इन चीज़ों पर क्या करना है, कोशिश करनी है। तो किस टाइप का ग्रुप होगा स्मॉल ग्रुप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन वुड अ नर्स एक्सपेक्ट व्हाइल असेसिंग अ पेशेंट विथ एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। यदि आप एब्रप्शन और एब्रप्टो प्लेसेंटा की सिचुएशन के लिए देखते हैं तो क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, या फिर एज अ नर्स आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। ऑप्शन में रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एडिमा इन लेग्स या फिर एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा है यदि, तो एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का जो मेन क्लिनिकल साइन है वो क्या है, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का मेन फीचर क्या है, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इन चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज। तो सबको पता है कि फैक्टर 8 एंड 9 में क्या होता है, डेफिशिएंसी होने लगती है हीमोफीलिया में। तो हीमोफीलिया ए में जो फैक्टर 8 है ये कितने परसेंट होगा, 1 to 5%, 50 to 60%, 5 to 10% या फिर लेस देन 1%। तो जो माइल्ड हीमोफीलिया ए है इसमें जो 8वें नंबर का फैक्टर होगा वो कौन सा कितना होगा, 5 to 50%। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड वाटर बॉर्न एंड फूड एक्सेप्ट। सभी डिसीज वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हेपेटाइटिस सी, कोलेरा, पोलियोमाइलाइटिस या फिर हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किससे होगा, फीको ओरल रूट से, हेपेटाइटिस ए एंड डी
हेपेटाइटिस सी ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है, कोलेरा कंटामिनेटेड फूड से भी हो सकता है, पर जो नहीं होगा यहाँ पर वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो नहीं होगा आई थिंक वो हेपेटाइटिस सी होगा, ना कि कोलेरा। यहाँ पर क्या है, वाटर एंड फूड, तो वाटर और फूड से कोलेरा होगा, पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बट हेपेटाइटिस सी क्या ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ए। यहाँ पे क्योंकि कहा है वाटर एंड फूड बॉर्न डिसीज सभी किसी एक को छोड़कर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट इज फ्लोरोयूरेसिल इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग, तो फ्लोरोयूरेसिल जो मेडिसिन है किस टाइप की ड्रग है, ऑप्शन में एल्कलेटिंग एजेंट, प्लांट एल्कलॉइड्स, एंटी ट्यूमर और एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी मेटाबोलाइट। तो 5 फ्लोरोयूरेसिल हमने नाम सुना है, किस टाइप की मेडिसिन है, एंटी मेटाबोलाइट मेडिसिन है। क्या है, एंटी मेटाबोलाइट मेडिसिन। मार्केट में किस नाम से मिलती है, 5 फ्लोरोयूरेसिल। नेक्स्ट इज descent of the rectal wall through the posterior vaginal delivery is termed as, तो यहाँ पर क्या रेक्टल वेजाइनल बॉल क्या हो गई है, वल्ज आउट हो गई है पोस्टीरियर वेजाइनल बॉल में, तो किस टाइप का यहाँ पर डिफेक्ट हुआ है, ऑप्शन में साइटोसिस्टोसील, रेक्टोसील, यूरेथ्रोसील या फिर एंटेरोसील। तो यहाँ पर डिफेक्ट देखने को मिल रहा है जिसमें रेक्टल बॉल कहाँ पर पोस्टीरियर वेजाइनल बॉल में डिसेंट हो रही है, तो ये क्या है, ये है रेक्टोसील। क्या है यहाँ पर, रेक्टोसील। यूरेथ्रोसील में ब्लैडर होगा। नेक्स्ट इज सर्विसेज एम्ड एज reducing the prevalence of psychiatric illness by shortening the course of the illness is called, तो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं साइकेट्रिक इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हम जो साइकेट्रिक इलनेस के कारण और सिचुएशन होती हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। तो ये किस टाइप का एम होगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी, टर्सरी या फिर प्रीमोडियल प्रिवेंशन, तो किस में आएगा, ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट इज a patient who recently underwent amputation of leg complain of pain in the amputated part, nurse should explain to the patient which of the following, यदि किसी पर्सन का एम्पुटेशन हुआ है, लेग काटा गया है, फिर हाथ काटा गया है, तो वो पर्सन कंप्लेन करता है कि आप उसके पेन हो रहा है कहाँ पर, लेग में, तो एज अ नर्स आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑप्शन में the patient experiencing central pain syndrome, the patient is in phenomenon known as ghost pain, the pain cannot exit because the leg has been amputated, the pain is real experience for the patient। तो यहाँ पर दर्द हो रहा है यदि किसी को, तो एम्पुटेशन हुआ है उस पर्सन का, तो क्या करेंगे आप, द पेन इज अ phenomenon known as ghost pain। क्या है, जो एम्पुटेशन का पेन होता है इसको क्या कहा जाता है, घोस्ट पेन के नाम से भी जाना जाता है। जो फिनोमिना यहाँ पे बताया गया है क्या, घोस्ट पेन का फिनोमिना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो यूटीआई का मेन रीजन है जो क्या है, ऑप्शन में इकोलाई, सेरेटी स्पीसीज, प्रोटियस मिरेबिलस, स्यूडोमोनास एरियोजेनोसा। तो जो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कॉज है यूटीआई का वो क्या है, तो वो इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरसेस, तो हेपेटाइटिस सी वायरस किस मोड से ट्रांसमिट होता है, तो ऑप्शन में इंजेक्शन, फीकोरल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्सुअल। तो हेपेटाइटिस ए एंड ई ये दोनों बस फीकोरल रूट से स्प्रेड होते हैं, बाकी सभी का अलग अलग रूट है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फीको ओरल। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट, तो डॉक्यूमेंटेशन के सभी प्रोसेस हैं किसी एक को छोड़कर, ऑप्शन में एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस, करेक्ट स्पेलिंग या फिर अप्रोप्रिएटनेस। तो सभी हैं डॉक्यूमेंटेशन के स्टेप, प्रिंसिपल किसी एक को छोड़कर, क्या इफेक्टिवनेस। Next is your patient says that he urinate at night and it is affecting his daytime alertness. Why do you should document this as? यदि कोई पर्सन यूरिनेशन एट नाइट जाता है, रात में टॉयलेट जाता है, तो किस टाइप की यूरिनेशन प्रॉब्लम होगी, डिसयूरिया, नॉक्ट्यूरिया, ओलिगोयूरिया या फिर पॉलीयूरिया। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि यूरिनेट्स एट द नाइट, दैट मीन्स क्या सिचुएशन हो रही है उसको, नॉक्ट्यूरिया।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज इन अ चाइल्ड विथ मेनिंजाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन और एक्सटेंडिंग द लेग्स एट द नी व्हेन द चाइल्ड इज लाइंग पोजीशन। तो बच्चे यदि लाइंग पोजीशन में है तो बच्चे को यदि हम क्या कर रहे हैं, पेन होता है पैर को एक्सटेंड करने में, तो ये कौन सा साइन है, तो ये यहाँ पर साइन है कर्निंग साइन, जो कि मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है, कर्निंग्स एंड ब्रुजिन्स्की साइन। नेक्स्ट इज regarding the request of organ and tissue donation at the time of death, the nurse needs to be aware that। तो यदि टिश्यू डोनेशन हो रहा है फिर ऑर्गन डोनेशन हो रहा है तो एज नर्स अब क्या चीज़ें डेथ ऑफ टाइम है जो कैसे पता करेंगे। स्पेशली एजुकेटेड पर्सन मेक्स द रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी का ऑर्गन या फिर टिश्यू डोनेशन होना है डेथ के टाइम पर तो एज नर्स आप क्या करेंगे, स्पेशली एजुकेटेड पर्सनल मेक्स रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बलाइकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन इज नोन एज। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर अम्बलाइकल मेम्ब्रेन क्या हो रही हो, इंसर्ट हो रही, कहाँ से, मेम्ब्रेन से, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन में वेलामेंटस, वेटलडोर, सक्सिनेट्रा या फिर मार्जिनल प्लेसेंटा। तो यहाँ पर अम्बलाइकस इंसर्ट हो रही कहाँ से, मेम्ब्रेन से, ना कि सेंट्रल पार्ट से, तो ये क्या है बेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। क्या कह लेंगे इसको, बेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट इज द नर्व सप्लाई टू द मसल ऑफ द फोरआर्म। तो फोरआर्म के लिए कौन सी मसल है जो सप्लाई करेगी। तो फोरआर्म में जो मसल्स रहेंगी तो वहाँ पर कौन सी नर्व सप्लाई करेगी। ऑप्शन मीडियन, मस्कुलोक्यूटेनियस, रेडियल या फिर अल्नार नर्व। जो नर्व यहाँ पे सप्लाई करेगी वो होगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। नेक्स्ट इज द इंडेक्स फॉर फाइंडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज। तो कॉन्ट्रासेप्शन की जो मेथड है उसकी इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में पर्ल, ब्रोका, लॉरेंज या फिर पॉन्ड्रल इंडेक्स। तो जो इंडेक्स यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेलियर का पता करने के लिए वो क्या हुआ, पर्ल इंडेक्स। नेक्स्ट इज एन 18-month-old चाइल्ड वॉज ब्रॉट टू द बेलवेवी क्लिनिक फॉर बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी वैक्सीन। विच अमंग द फॉलोइंग मसल इज परफॉर्म्ड बाय द नर्स टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन। यदि किसी 18 महीने के बच्चे को बेलवेवी क्लिनिक लाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं, डीपीटी वैक्सीन दी जानी है, किस रूट से दी जाएगी और कहाँ पे दी जाएगी। तो ये दी जाएगी वास्टस लेटरलिस मसल्स में, IM रूट से इसको दिया जाएगा। एडल्ट में पूछते तो वेंट्रोग्लूटियल, यदि बच्चे में पूछते हैं तो कहाँ पर, वास्टस लेटरलिस मसल्स। नेक्स्ट इज while preparing a patient for surgery who has diabetic mellitus, the nurse should be aware of which of the following potential surgical risk associated with the disease। तो यदि कोई मदर डायबिटिक मेलाइटिस है और उसके लिए आप क्या करना है, उसकी कुछ सर्जरी होना है तो किन किन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फ्रॉम एनेस्थीसिया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पुअर वुंड हीलिंग, अलर्ट मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर डायबिटिक मदर की जो क्या होने वाली है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उनको। तो वो पुअर वुंड हीलिंग, जितने भी डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, इसके कारण उनको थोड़ा सा भी घाव होता है, थोड़ा सा भी नेल्स के यहाँ भी छिल जाता है, एब्रेशन होता है, तो उनको वो बहुत बड़ी इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक होती जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ पर डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट को हमें क्या ध्यान रखना है, पुअर वुंड हीलिंग की केयर ज़्यादा करनी होगी। नेक्स्ट इज द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट इज नोन एज। तो ऐसी कंडीशन जिसमें यूट्रस क्या होगा, अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन है एंटीवर्जन, इन्वर्जन, प्रोलैप्स या फिर रेट्रोवर्जन। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जिसमें यूट्रस अंदर की तरफ टर्न हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्जन। क्या कहलाएगा, एंटीवर्जन, एंटी फ्लेक्शन नॉर्मल वे में होता है, यदि अंदर की तरफ ही टर्न हो जाती है तो इन्वर्जन। नेक्स्ट इज हाउ मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड इज सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए कौन सी आर्टरी ब्लड की सप्लाई करेगी। ऑप्शन में इंफीरियर मेजेंट्रिक, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक या फिर एंटीरियर मेजेंट्रिक। तो जो सप्लाई होगी किसके लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, वो होगी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी।
Next is a person has run away from home, adopting a new identity, the complete amnesia about his earlier life. This disorder is known as. तो ऐसा पर्सन जो अपने घर से भागा हुआ हो बट उसने अपना नया नाम नई पहचान बना ली हो, तो ये किस टाइप का डिसऑर्डर है जो कहलाएगा? ऑप्शन में है कन्वर्जन, मल्टीपल पर्सनालिटी, डिसोसिएटिव फ्यूग या फिर डिसोसिएटिव एमनेसिया। पर्सन अपना पुराना सब कुछ भूल के अपनी नई आइडेंटिटी बना लिया है, तो ये कौन सा डिसऑर्डर है? तो यह है डिसोसिएटिव फ्यूग। नेक्स्ट इज अ पर्सन chaining the subject or cracking joke in an attempt to compensate for defects by using strategies towards demonstrating failures in intellectual performances termed as। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कुछ ऐसी चेन है सब्जेक्टिव और या फिर जोक को क्रैक करने के लिए, तो यहाँ पर आप किसके कंपनसेशन के थ्रू इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं ताकि जो इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या वो फेल ना हो पाए। तो अफेक्टिव एम्पेयरमेंट के थ्रू इसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टाइम लिमिट फॉर रजिस्टरिंग बर्थ इज विदिन। तो सबको पता है कि टाइम लिमिट जन्म को जो रजिस्टर करने का ड्यूरेशन है कितना होना चाहिए? विदिन 21 डेज। नेक्स्ट इज अ 2-year-old चाइल्ड विथ anorectal malformation underwent posterior sagittal anorectoplasty. Which of the following needs to be emphasized by the nurse upon the discharge? तो यहाँ पर क्या हुआ है? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, इसके कारण पेशेंट को पोस्टीरियर जेनाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी है जो करनी पड़ी है। क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना है डिस्चार्ज के टाइम पर? एडवाइज ऑन इम्यूनाइजेशन, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, मेजर हेड सर्कम्फेरेंस एंड रेगुलर एनल डायलिटेशन। तो यहाँ पर आपको यदि क्या है उस पर्सन के लिए एनोरेक्टोप्लास्टी हुई है तो ऐसे केस में आपको एनल पार्ट को क्या करना है? डायलेट करके चेक करते रहना है। तो आंसर होगा यहाँ पर 4D। नेक्स्ट इज अ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो OCD के लिए कौन से जो है न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन या फिर डोपामाइन। तो जो OCD के लिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द क्लीनलीनेस फीचर्स ऑफ ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजनिंग एक्सेप्ट। तो ऑर्गन फॉस्फोरस जो लोग लेते हैं उनके सभी क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है सलाइवेशन, हाइपरवेंटिलेशन, ब्रोंकोस्पाज्म या फिर पिनपॉइंट प्यूपिल। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा हाइपर वेंटिलेशन। जो भी लोग फास्फोरस पॉइजनिंग लेते हैं उनमें हाइपर वेंटिलेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2015 गाइडलाइंस इन अ सिंगल रेस्क्यूअर CPR फॉर एन इन्फेंट द रेशियो ऑफ रेस्पिरेशन टू कंप्रेशन। तो रेस्पिरेशन टू कंप्रेशन में सिंगल पर्सन में क्या रेशियो होगा? 2/30। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किसका फीचर है? तो यह है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज ही रात में हम NHM स्टाफ नर्स एंड MP व्यापम का जो सीरीज़ रहेगी वो भी आज से स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।